यहाँ सैकड़ों साल पुराने पीपल के पेड़ से लेकर के ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये उदुम्बर गूलर का पेड़ है, बहुत बड़ा। एंट्रेंस पर भी था और यहाँ आप देख रहे हैं बहुत बड़ा गूलर का पेड़ है ये। और इसके साथ ही पीपल, गूलर और बड़ का पेड़, जो जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा हो उस तरह का एक पेड़ है ये। बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। नीचे इसकी जड़ों से लेकर के और आप ऊपर तक के विस्तार को देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और इस सब के बीच माने सारे ये जो है प्राकृतिक नज़ारे हैं। यहाँ ये आम के पेड़ हैं और आम भी बहुत तरह के, यहाँ दशहरी से लेकर के लंगड़ा और चौसा से लेकर के बहुत तरह के आम के पेड़ हैं। और आम के पेड़ों के बीच में ये खूबसूरत फव्वारे लगे हुए हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये पूरा जो है किचन की व्यवस्था है, बहुत सुंदर। और उन सब के बीच में ये जो है ये इसका रिसेप्शन ऑफिस है, जहाँ जो भी हमारे अभ्यागत हैं, अतिथिगण हैं और अतिथि देवो भव, उन अतिथि देवों की सेवा के लिए यहाँ, जैसे मैंने कहा था कि करीब 7-8 साल पहले मैं स्वयं रहा था, श्रद्धेय गुरुजी भी रहे थे यहीं पर। और ये रिसेप्शन की यहाँ पर व्यवस्था है। जो भी रोगी उपचार के लिए यहाँ पर आएंगे उनके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन और उनको कौन सा एकोमोडेशन देना है, फिर किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना है, उसकी सारी व्यवस्था हमारे यहाँ पर बहुत ही योग्य प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर्स हैं, जिनका 20, 25, 30, 40 साल पुराना प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव है। हजारों नहीं लाखों रोगियों पर आहार, व्यवहार और उपचार के, चाहे वो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंचभूतों से चिकित्सा है या अलग अलग प्रकार की 100 से अधिक थेरापियाँ हैं, उन सब का जिसके लिए जैसी आवश्यकता होती है उस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको हम इसके जो थेरापी सेक्शन है, जहाँ पर हमारे अलग अलग थेरापिस्ट अलग अलग प्रकार के जो उपचार हैं वो आपको प्रदान करते हैं, वहाँ आपको ले चलते हैं। प्राचीन काल में जैसे हमारे अरण्यवासी ऋषि मुनि जंगलों के बीच में झोपड़ियों में रहा करते थे, वैसी झोपड़ी पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और जैसे महलों में रहा करते थे वैसी भी पूरी की पूरी यहाँ पर व्यवस्था है। अब आपको ये पूरा जो इसका बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रीटमेंट सेंटर है, वहाँ पर आपको ले चलते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स आपने विदेशों में तो देखी होंगी, या मैंने कहा कोई बहुत बड़े जो होटल्स हैं, 7 स्टार्स होटल्स जिनको बोलते हैं, या कोई बहुत जो है महंगे रिसोर्ट्स पूरे वर्ल्ड में जो फेमस हैं, वहाँ पर आपने कुछ देखा होगा। लेकिन भारत में इस तरह की चीज़ें बहुत कम बनी हुई हैं और उन्हीं में से एक है ये पतंजलि योगपीठ का प्राकृतिक चिकित्सा का विश्व स्तरीय संस्थान योगाग्राम। और उसके अंतर्गत ये उपचार के अलग अलग जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ वैद्य के बैठने के लिए ये एक केबिन है, यहाँ आप वैद्य से कंसल्ट करेंगे। वैद्य से कंसल्ट करने के बाद में यहाँ पर दाएं बाएं और महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग उपचार की और उपचारिकाओं की व्यवस्था है। माने जो थेरापिस्ट हैं वो भी अलग होंगे, लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग। और ये पूरा इनका ये ट्रीटमेंट सेक्शन है। यहाँ पर अलग अलग सब प्रकार के उपचार की व्यवस्थाएं हैं और अलग अलग जो ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं हैं नेचुरोपैथ की दृष्टि से, वो यहाँ पर दी गई हैं। और उसको थोड़ा सा हम आपको दिखा रहे हैं मात्र, जो है किस किस तरह से न सर्दी न गर्मी, किसी भी प्रकार के अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के बीच में आप यहाँ पर ये सारा उपचार ले सकेंगे। और मेरे पीछे ये मसाज रूम है, अभ्यंग करने की व्यवस्था है। और यहाँ अलग अलग प्रकार से पानी से उपचार दिए जाते हैं चिकित्सा की दृष्टि से, तो वो अलग अलग प्रकार की पानी के उपचार की व्यवस्था है।
नेचुरोपैथ में सिरोधारा एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था मानी जाती है। आयुर्वेद में भी, पंचकर्म में और योग में षटकर्म, ये सब शुद्धि की प्रक्रियाएं हैं और यही प्राकृतिक चिकित्सा है। माने प्रकृति के साथ जुड़ करके आप अपनी कैसे विकृति दूर कर सकते हैं, और उसके लिए ये जितने भी व्यवस्थाएं हैं ये बहुत ही उम्दा कोटि की यहाँ पर रखी गई हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की औषधियों से आपको यदि सिरोधारा के बाद स्टीम देना है तो उसके लिए भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं और बहुत ही उच्च तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। अभ्यंग के बाद माने स्नेहन के बाद स्वेदन के लिए यहाँ सिर बाहर होता है और पूरे शरीर में यहाँ से जड़ी बूटियों को उबाला जाता है। यहाँ इस हीटर के माध्यम से, हीटर भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हमने रखे हुए हैं, उनमें आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना आपको टेम्परेचर चाहिए, उतना ही टेम्परेचर में आप यहाँ जितनी आवश्यकता है उतनी स्टीम लेकर के, और जो है यहाँ इसमें बैठा दिया जाता है व्यक्ति को। उसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसमें सीटिंग अरेंजमेंट है, किसी की कम किसी की ज़्यादा हाइट होती है, तो उसी तरह यहाँ पर ये पट्टा लगा हुआ है, इस पट्टे को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यदि किसी की हाइट कम है तो ये पट्टा ऊपर कर दिया जाएगा, किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसको नीचे कर दिया जाएगा। करीब आधा फीट का इसमें गैप रखा गया है, माने 6 से 8 इंच का, और उसकी व्यवस्था है। और यहाँ पर वो जड़ी बूटियों के द्वारा जो स्वेदन किया जाता है उसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों से सीधे लिटा करके, सिर बाहर रख करके, वहाँ बैठ करके, यहाँ लेट करके भी आप जो है वो स्वेदन ले सकेंगे। इस तरह के बहुत प्रकार के अलग अलग ट्रीटमेंट की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर जैसे हमारे एनएस में कोई प्रॉब्लम होती है तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों से इसके ऊपर आदमी को सीधा बैठा करके और उसमें जो है और नीचे से उसको स्टीम दिया जाएगा। ये पूरी कुर्सी रखी गई है, इसके ऊपर माने अलग अलग प्रकार से ये प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी उपाय हो सकते हैं वो यहाँ पर अपनाए गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर राइट और लेफ्ट साइड यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के लिए जहाँ उपचार की व्यवस्था की गई है, वहीं पर सेकंड फ्लोर पर ये चौक दिया गया है जैसे पहले हुआ करता था, जिससे कि प्रकाश की और वायु के प्रवेश की पूरी व्यवस्था रहे, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें यहाँ ऊपर जो है एक तरफ लाइब्रेरी की व्यवस्था रखी, माने बुक से लेकर के डिजिटल लाइब्रेरी, माने पूरे न्यू वर्ल्ड के साथ भी आपकी कनेक्टिव रहेगी और स्पिरिचुअल डिवाइन वर्ल्ड के साथ भी आप यहाँ से जुड़े रहेंगे। यहाँ इंडोर गेम्स और फिजिकल डिफरेंट प्रकार की एक्सरसाइजेज भी जिनको करनी है, जिनको अलग अलग प्रकार का जैसा शौक है वैसा यहाँ पर वो फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज से लेकर के और इंडोर गेम्स तक कर सके। ये विहंगम दृश्य है योगाग्राम का, जहाँ पीछे हिमालय पर्वत है, सामने राजाजी राष्ट्रीय पार्क है। माने सैकड़ों हजारों साल तक ये प्राकृतिक परिवेश ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि ये नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट है। और इसके बीच में यहाँ पर जो हमने कुछ बनाया है, पूरा ये योगाग्राम का जो पहले वाला चरण है वो इसके सामने है, जो आपको अब यहाँ से तो नहीं दिखेगा, थोड़ा दूर है, लेकिन इसके पीछे यहाँ पूरी सैकड़ों एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर यहाँ खेती करते हैं। जो भी यहाँ स्वास्थ्य साधक आते हैं उनके लिए शाक, सब्जियाँ, सलाद और सूप आदि के लिए टमाटर से लेकर के, गाजर से लेकर के, गेहूं के जवारे, गिलोय, लौकी आदि सब यहीं पर उगाई जाती है, और वो भी बिना किसी फर्टिलाइज़र और केमिकल्स के। तो मैंने आज जब एयर, वाटर, सॉयल से लेकर के और सोल तक को प्रदूषित करने का एक बहुत ही घिनौना कार्य चल रहा है, माने
सब कुछ जहरीला हो चुका है। ऐसे में यहाँ कुछ दिन बिता करके आप एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई दृष्टि जीवन के प्रति आप पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। गो, गंगा, गायत्री और वेद माता से लेकर के भारत माता की उपासना हम युगों युगों से करते आए और पतंजलि योगपीठ में गौ माता की सेवा हमने प्रारंभ से की और आज भी हजारों गोवंश की सेवा जहाँ पतंजलि योगपीठ में हो रही है, वहीं 1 लाख से ज़्यादा गोवंश की सेवा पतंजलि के जो गोधन, गोमूत्र और पर आधारित जो प्रोडक्ट हैं, चाहे गुनाइल है, चाहे वो पंचगव्य है या गोधन अर्क है, इसके द्वारा हमने 1 लाख से ज़्यादा गोवंश की निरंतरता के साथ सेवा करने का कार्य किया है। पतंजलि ग्रामोद्योग और पतंजलि गौशाला इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे परम आदरणीय श्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी के नेतृत्व में ये एक बहुत बड़ी सेवा का काम, ये प्रोडक्ट जिसको हम जो है दुग्धामृत, जो पशुहार है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो है फीड सप्लीमेंट्स हैं और पशुओं की अलग अलग औषधियाँ हैं, ये सारा कार्य तो एक जो आपके सामने है, यद्यपि अभी काफ़ी राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है, वह तो इसका एक छोटा सा अंश दिखता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकल्प है कि भारतीय गोवंश की जो गायें हैं उनका 25 से 50 किलो तक दूध हो और उनकी बछड़ियां हर घर को मिलें। एक बहुत बड़ा सपना है, धीरे धीरे ये साकार हो रहा है और आगे इसको बहुत बड़ा विस्तार हम देना चाहते हैं। तो गाय मात्र एक जीव मात्र नहीं है, एक पशु मात्र नहीं है। जो 9 रत्न हैं हमारे कि समुद्र मंथन से जो 9 रत्न उत्पन्न हुए, उसमें से एक कामधेनु भी है, गाय भी है। और गाय जो है, उसका दूध, उसका घी और गाय की सेवा, गाय की ऊर्जा, गाय की उपस्थिति, अब तो गाय से हक करना को एक उपचार के अंदर भी सम्मिलित किया गया पूरी दुनिया के अंदर। क्या क्या नहीं है उस गाय के खुरेरा करने मात्र से, उसके ऊपर हाथ फिराने मात्र से कितने लोगों की आंखों की दृष्टि मिल गई, जीवन की दृष्टि मिल गई। सत्यकाम जाबाल की तो बहुत पुरानी हमारी कहानी है उपनिषदों की। खैर, पतंजलि योगपीठ में हम गौ माता की सेवा को अपना धर्म मानते हैं और जिस तरह से गौ माता का कत्ल खानों में कत्ल हो रहा है, उसकी प्रक्रूरता, बर्बरता होती है, देख करके भीतर से करुणा से और दर्द से हृदय तड़फने लगता है। तो हम सब इस दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं और आप सबसे भी आह्वान करते हैं कि हम सब छोटे छोटे ऐसे कुछ निर्णय कर लें कि हम गोव्रती बने। मैं गाय का ही घी खाऊंगा, गाय का ही दूध पीऊंगा, गाय का ही दही, छाछ, पनीर आदि का सेवन करूंगा। गोव्रती बने, योगा व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। ये छोटे छोटे व्रत एक बहुत बड़े मुकाम तक हमको लेकर के जाते हैं। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आप यह जो पतंजलि योग पीठ के अलग अलग सेवा प्रकल्पों को देखते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से 5 जनवरी हम पतंजलि का स्थापना दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी 1995 में जो स्थापना हुई थी, उसी क्रम में हर वर्ष आपको हम आस्था और संस्कार के माध्यम से यह पूरा दिग्दर्शन कराते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के अनुग्रह से जो हमने ये पुरुषार्थ और परमार्थ के कार्य किए, आप इनको देखें, औरों को भी प्रेरित करें देखने के लिए और बताएं, और सब मिल कर के एक अपनी भूमिका निभाएं कि मेरी भी भूमिका होगी, मेरा ये योगदान होगा। अपने हिस्से की जिम्मेदारी लें और उस जिम्मेदारी को लेकर के एक बड़ी भागीदारी हम गो, गंगा, गायत्री, वेद माता और भारत माता की सेवा के लिए निभाएं। और मुझे विश्वास है आप भी गोव्रती बनेंगे, योगाव्रती बनेंगे,
स्वदेशी व्रती बनेंगे और ऐसे इन दृढ़ व्रतों से संकल्पित होकर के व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। जो ये छोटे छोटे व्रत हैं ये हमें सत्य और परम सत्य तक पहुंचाते हैं। और जब हम सब संकल्पित होकर के गौ माता की, भारत माता की सेवा में लगेंगे तो निश्चित रूप से गौ माता भी बचेगी और भारत माता परम वैभवशाली बनेगी। अभी हम आपको ले आए हैं पतंजलि की देसी गायों की गौशाला में। गौ सेवा और इसके साथ कुदरती खेती और दूसरे ग्रामीण भारत के आर्थिक स्वावलंबन और समृद्धि के लिए विभिन्न प्रकल्प यहां पर हम चला रहे हैं। यहां आप गायों को आनंद करते हुए, मस्ती से नाचते हुए देख रहे हैं। और ये देसी नस्ल के सब गाय हैं। इसके अंदर राठी है, शाहीवाल हैं और थारपारकर नस्ल की गायें हैं, हरियाणवी नस्ल की गायें हैं। और इन सब गायों की तंदुरुस्ती देख करके, इनकी शक्ति स्फूर्ति देख करके आपको भी ईर्ष्या हो रही होगी कि काश ऐसी गायें हमारे घर में भी होती। और इन गायों का दूध पीते हैं हमारे आचार्य कुलम के बच्चे, वैदिक गुरुकुलम के बच्चे। और ये जो गाय हैं, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें आपको कि करीब 20 से 25 किलो दूध तक, माने 15, 20 और 25 किलो दूध देने वाली भी गायें इनके अंदर हैं। आप देख रहे हैं उधर सामने एक गाय है, उसकी आप ऊंद को देखते हैं, उसके स्तनों को देखते हैं। चाहे वो लाल रंग की गाय, राठी गाय है, या ये सफेद रंग की गाय है, या मेरे बिल्कुल इधर सामने जो गाय खड़ी है, इस गाय को देखिए आप। इनके ऊंद को देखिए, इनके स्तनों को देखिए, इनकी कद काठी को देखिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी नस्ल की गायें हैं। और इनको थोड़ा हम गुड़ खिला देते हैं। पतंजलि की ये बहुत बड़ी गौशाला है। करीब 1000 गाय हमारी इन 2 गौशालाओं में हैं। एक यहाँ पर पतंजलि के बिल्कुल करीब है, एक दूसरी उधर तेलीवाला, दूसरा एक गांव है, वहाँ पर बड़ी गौशाला है। और इन गायों के लिए खास आप देखेंगे कि गद्दे हैं यहाँ पर। देखिए ये छोटे बछड़े हैं, और बछड़े हों या गाय हों, यहाँ पर गद्दों पर आराम करते हैं। और इन बछड़ों की भी आप सेहत और तंदुरुस्ती देखिए। और गौशाला में पूरी स्वच्छता रखते हैं। जैसे ही गाय गोबर करती है तुरंत उसको उठाया जाता है, फिर पूरे इस फर्श को पानी से धोया जाता है, और बाहर उनके बैठने के लिए मिट्टी होती है, और यहाँ उनके लिए खाने के लिए हरे चारे से लेकर के पतंजलि पशु आहार, जो यूरिया रहित पशु आहार है, वो हम अपने पशुओं को भी खिलाते हैं, और देश के किसानों को भी हम ये उपलब्ध करवाते हैं। तो ये पूरी की पूरी गौशाला आप देख रहे हैं। आप ऐसे ही आपको नंदीशाला भी दिखाते हैं। आपको पहले हमने गौशाला का दर्शन करवाया, अब ये नंदीशाला है हमारी। इसमें नंदी हैं, इनकी माता किसी की 20, किसी की 25 किलो दूध देती थी, और उन्हीं नंदियों से हम गाय नहीं करवाते हैं, क्योंकि गायों की नस्ल खराब होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अच्छे नंदियों की कमी। और ये जो आप नंदी देख रहे हैं अलग अलग नस्ल के, हमने इसमें एक नियम, एक व्यवस्था रखी हुई है कि
गाय को नहीं करवाते हैं उसमें ध्यान रखते हैं कि उसमें जैसे मनुष्यों के अंदर एक ही खानदान में शादी नहीं करवाते हैं, नहीं तो उसमें जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है, नस्ल खराब हो जाती है। ऐसे ही हम ये ध्यान गायों के अंदर भी रखते हैं। एक तो कम दूध देने वाली जो गाय हैं उनके से जो नंदी तैयार होते हैं, सांड तैयार होते हैं, उनसे हम गायों को नया नहीं करवाते। दूसरा, उसमें उनकी पीढ़ियों का ध्यान रखा जाता है, पूरा एक एक गाय का रिकॉर्ड रखा जाता है और इनके वंश की गाय को इन्हीं नंदियों से क्रॉस नहीं करवाया जाता और उसके बहुत से नियम हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है कि ये जो हमारे नंदी हैं, इनसे ये जिस गाय के बछड़े को नंदी बनाया गया उसकी कम से कम 3 पीढ़ियों को उस नंदी से हम क्रॉस नहीं होने देते। क्योंकि हमारे पास बहुत से नंदी हैं, इसलिए हम इस व्यवस्था को बहुत अच्छे से बना पाते हैं। गांवों में गायों की नस्लें इसलिए खराब हुई कि एक नंदी से सारी गायों को क्रॉस करवा दिया गया। जिस गाय के बछड़े को नंदी बनाया गया उसी गाय की दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी को और उस गाय को भी 3 साल के बाद उसी गाय के जाए उस नंदी ने उसको क्रॉस कर दिया। और ये एक तो दुराचार हो गया। दूसरा, उससे गायों की नस्लें खराब हो गई। जो गाय 20, 25, 30 किलो, 35, 40, 45 किलो तक दूध दिया करती थी, वो 2, 3 किलो, 5 किलो दूध देने लगी। हमारी पतंजलि की गायें 15 किलो से लेकर के 25 किलो तक दूध देती हैं। उन गायों के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये है हमारी वो गाय जिसने पहले ब्यात में पहली बार जब इसने बच्चा दिया तो 18 किलो दूध दिया था और इस बार ये अभी 24 किलो, दूसरे ब्यात में 24 किलो दूध दे रही है। और दोनों ही ब्यात में बछड़ी दी है इस गाय ने। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी गाय है और बहुत शरीफ गाय है। गाय के बारे में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो लात मारती है। ये कितनी शरीफ गाय है, इसके स्तनों को भी छूते हैं तब भी इसको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। और मैंने तो खुद दूध निकाला हुआ है गायों का। कितनी शरीफ गाय है और कितनी खूबसूरत है, देखने में भी सुंदर है। ऐसी नस्ल की हमारी हिंदुस्तान की गाय होंगी तो गोमाता अपने आप बचेगी। ऐसी गायों का दूध पिएंगे तो ये इसके अंदर जो A2 प्रोटीन होता है उस वाला दूध है। फिर इस दूध में सात्विकता है। इस दूध से कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, मोटापा, जोड़ों के दर्द और पेट की बीमारियां, तमाम तरह के रोग नहीं होंगे। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। हमने बचपन से यही गाय का दूध पिया है, दंड बैठक लगाए हैं, आसन प्राणायाम किया है, योग किया है, ध्यान किया है और हम चाहते हैं कि गाय की ऐसी ही नस्ल सुधार का काम। श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी महाराज कुछ टॉप साइंटिस्टों को लेकर के, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी और डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, ये सब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि करीब 3 से 5 हजार गायों की एक बड़ी गौशाला और उसके साथ नंदीशाला बनाएं, जिसमें हम ऐसे 15, 20, 25, 30 किलो दूध देने वाली गायों की नस्लें तैयार कर सकें। और उसके लिए एक ही सूत्र है, अच्छे नंदी लेना, उनका सीमेन कलेक्ट करके कृत्रिम गर्भाधान जो होता है उसके जरिए। अब जैसे आपने हमारे नंदी देखे, उन नंदियों के साथ साथ और भी बहुत से देश में अच्छे अच्छे नंदी हैं, अच्छी सी नस्ल की गायें हैं। उनको बस एक जगह ला करके एक तरह से गायों की एक नर्सरी तैयार हो जाएगी, एक पूरा गायों का एक अनुसंधान केंद्र तैयार हो जाएगा। कुछ प्रयास थोड़े स्तर पर हुए भी, लेकिन जर्सी नस्ल की गायों का सीमेन लेकर के कृत्रिम गर्भाधान करके इस देश की देसी नस्ल की गायों की नस्लें खराब कर दी गई। हमारा यह प्रयास होगा और इस दिशा में हम आगे पुरुषार्थ करेंगे। आने वाले कुछ ही वर्षों में हम देसी जो हमारे नंदी हैं, जिनकी जो मां है वो 15, 20, 25, 30 किलो दूध देती है,
उन नंदियों से हिंदुस्तान की जो गौशालाओं में गायें 3, 5, 10 किलो दूध दे रही है, उनको हम क्रॉस करवाएंगे, उनको नए दूध करवाएंगे, तो निश्चित रूप से उस कृत्रिम गर्भाधान के जरिए एक नंदी से ही हजारों गायों को और कुछ नंदियों से लाखों करोड़ों गायों को हम इस कृत्रिम गर्भाधान के जरिए बहुत अच्छा बना सकेंगे, उनकी नस्ल सुधार कर सकेंगे और हम गर्व से कह सकेंगे गौ माता की जय हो। हम अभी जय तो बोल रहे हैं, लेकिन गौ माता का पालन नहीं हो रहा है, गौ माता की रक्षा नहीं हो रही। ऐसी एक नहीं अनेक गायें हमारे पास में हैं जो 15, 20, 25 किलो दूध देती है। इस गाय का भी आप ऊंद देखिए, इसके स्तनों का आकार देखिए, आप बाईं तरफ देखिए, ये भी करीब 18 से 20 किलो दूध देती है। उसके आगे आप देखिए, वो भी गाय जो है बहुत ही अच्छी नस्ल की है। ऐसी ये तमाम हमारी जो गायें हैं ये बहुत अच्छी नस्ल की हैं और ऐसी अच्छी नस्ल की गायें पूरे हिंदुस्तान में हम बहुत जल्दी तैयार करेंगे। स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान, गांव की आर्थिक समृद्धि का यह है हमारा पतंजलि ग्रामोद्योग का अभियान। और इसी संकल्प के तहत हम यहां गौशाला में गोमूत्र से लेकर के और पंचगव्य साबुन से लेकर के गोमूत्र का अर्क ये सब तैयार करते हैं। पहले इसका नाम हर्बल शुद्धि था, हमने भी इसका नाम गोनाइल कर दिया है और ये गोनाइल अभी 15 से 20 टन प्रतिदिन यहां पर तैयार हो रहा है। आगे हमारा संकल्प है कि हम 1 लाख टन प्रतिदिन गोमूत्र से ये गोनाइल तैयार कर सकें और इसके द्वारा हजारों गौशालाओं को स्वावलंबन दे सकें। पहले हमारे घरों में माताएं बहनें गोमूत्र और गोबर से ही तो चौका लगाया करती थी और घर पवित्र रहा करते थे। आज कोई वास्तु दोष के नाम पर डरा हुआ है, कोई भूत प्रेत के नाम पर डरा हुआ है और कई प्रकार के लोग अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। अपने घर में गोनाइल का पोछा कीजिए, गोनाइल से सफाई कीजिए, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होगा। गोनाइल से पोछा करने पर, गोनाइल से अपने घर की फर्श की सफाई करने पर आपका घर पूरी तरह से पवित्र रहेगा। एयर, वाटर, सोयल सब कुछ प्रदूषित हो गया है और उस दूषित अन्न को खाकर के मनुष्य को एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, लिवर, किडनी फेलियर और कैंसर जैसे खतरनाक रोग हो रहे हैं। मनुष्य का जेनेटिक स्ट्रक्चर ही और उसके साथ साथ उसका कैरेक्टर ही खराब हो रहा है। हमने पतंजलि विश्व मुक्त कृषि का अभियान इसीलिए चलाया। आप ये देख रहे हैं कितनी स्वस्थ यहाँ पर ये मकई है। गौशाला का जो खाद है उसमें कई प्रकार का खाद होता है। एक नेडअप से हम खाद तैयार करते हैं जो आप पीछे देख रहे हैं। फिर इधर बाईं तरफ जो है हमारे जो पूरा टीन शेड है, इसके नीचे यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं और जो है सलरी का खाद होता है। हम एक संजीवक खाद भी तैयार करते हैं। इस तरह से 4 हमारे मुख्य प्रकार से खाद हम तैयार करते हैं और एक गाय से हम 8 से 10 एकड़ जमीन पर ये विश्व मुक्त कुदरती खेती कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कुदरती खेती के अंतर्गत गन्ना है। पीछे अलग अलग प्रकार की बहुत तरह की शाक सब्जियां हैं, पालक से लेके, मेथी से लेकर के, लहसुन प्याज से लेकर के, मटर टमाटर से लेकर के, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, सब कुछ हम यहाँ पैदा करते हैं। और ख़ास बात यह है कि कुदरती खेती में हमने एक दर्शन के साथ, एक सिद्धांत के साथ कार्य किया, कम लागत ज़्यादा उपज हो। आप ये जो मेरे हाथ में गन्ना देख रहे हैं, ये गन्ना जो है हमने उसी कुदरती तरीके से ही तैयार किया हुआ है और ये इतना स्वादिष्ट है। हमारे जैन साहब हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो ये पूरी खेती का काम देखते हैं और सुबह से सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक
ये एक मिशनरी की तरह यहां पर काम कर रहे हैं। और हमने देखा है कि खेतों में यदि हम मेहनत करते हैं तो बिना यूरिया और डीएपी के हम अपने खेतों को बचा सकते हैं, खेती को बचा सकते हैं। और जो खेती से अन्न उत्पन्न होता है उसको मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, सुखी जीवन के लिए उपयोग करना चाहता है। लेकिन ना खेत ठीक रहे, खेती गड़बड़ हो गई, किसान दरिद्र हो गए, और वो किसान जो अन्न पैदा कर रहे हैं उसको खा करके लोगों की जिंदगी में जहर घुल गया। ये दाएं तरफ स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, इसके पीछे कितने प्रकार के गेहूं की नस्लें लगी हुई है? महाराज जी ये 30 प्रकार की नस्ल लगी हुई है। 30 प्रकार की गेहूं की अलग अलग नस्लें लगी हुई हैं, जिनको हम कुदरती तरीके से पैदा करते हैं। ना यूरिया, ना डीएपी, ना कोई फर्टिलाइजर, ना कोई पेस्टिसाइड्स जो जहरों से, केमिकल से, रसायन से बने हुए हैं। पीछे सरसों है, उसकी भी अलग अलग नस्लें हैं। और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं ये लहसुन है। ये अलग अलग प्रकार की साग सब्जियां सब यहाँ पर तैयार करते हैं। और आप ये मेरे आगे देख रहे हैं ये फूल गोभी है, उसके आगे पत्ता गोभी है। आपको हम फूल गोभी और पत्ता गोभी भी दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। सब प्रकार की साग सब्जियां, मटर से लेकर के, टमाटर से लेकर के, गाजर मूली से लेकर के, जो भी सैकड़ों प्रकार की साग सब्जियां, और जो है गन्ने, गेहूं, चावल, धान से लेकर के हम सब कुछ यहाँ पैदा कर रहे हैं। और आपको एक खास बात ये बताना चाहते हैं कि अब जैसे गन्ना है, इसका जो स्वाद है वो जो केमिकल वाला गन्ना उसमें कभी नहीं आ सकता। और हम जो साग सब्जियों के जो पत्ते होते हैं इनका भी खाद तैयार करते हैं। वो कैसे करते हैं जैन साहब? जी ये जो सब्जियां होती हैं, पत्ते वगैरह इनका होता है, इनको हम लेयर वाइज लेयर डिकम्पोज करते हैं महाराज जी। बायोगैस स्लरी डाल के, डिकम्पोजर डाल के 6 महीने में बहुत अच्छा खाद तैयार हो जाता है महाराज जी। मैं भी आपसे बात कर रहा था कि लोग यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स डाल करके और सोचते हैं कि इससे हमारी उपज बढ़ जाएगी, हमारी फसल अच्छी होगी, आमदनी बढ़ेगी। लेकिन लोग यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जहरीले रसायन, केमिकल्स डालते हैं तो भी अपने खेत में 350 से 400 क्विंटल गन्ना पैदा कर पाते हैं 1 एकड़ में। हम हमारे जैन साहब जो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं और कृषि वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये खुद किसान हैं, क्योंकि जो किसान होगा वही सच्चा कृषि वैज्ञानिक हो सकता है। और हमारे जो पहले कृषि करते थे वो तो ऋषि होते थे। तो हमारे जैन साहब यहाँ खेती करते हैं बिना यूरिया, डीएपी, बिना किसी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स के, बिना किसी जहर के, सब साग सब्जियां और गन्ना 400 से 450 क्विंटल 1 एकड़ में पैदा करते हैं। और इसके साथ साथ चाहिए गाजर हो। गाजर इतनी स्वादिष्ट हैं, मेरे पीछे लगी हुई है, गाजर है, मूली है, शलजम है, मटर है। एक देसी काले रंग की गाजर हुआ करती थी, वो ऐसी मीठी होती थी, इतनी मीठी। और ये मिठास भी पवित्रता लिए हुए, सात्विकता लिए हुए। तो ऐसी गाजर, ऐसी मूली, ऐसी शलजम और इतनी सुंदर मटर, माने जिसमें पूरे दाने, आप देखिए इतने हेल्दी दाने। लोग सोचते हैं केमिकल जहर से पैदा होते, देखो कितना अच्छा है। आप एक एक दाने को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। यह कुदरती खेती का कमाल। हम बिना किसी जहर के प्रयोग के, खाली गाय के गोमूत्र से, गोबर से, और उन्हीं से ही हम कीटरक्षक के तौर पर यहाँ छिड़काव भी करते हैं सब्जियों में। आप देखें कोई कीड़ा आपको लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। गोभी में कीड़े आपको अक्सर मिलेंगे, माने गन्ना से लेकर के गोभी तक सारी साग सब्जी। अब देखिए कितना सुंदर ये फूल है इसका, और जो है इसको
माने इसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स के तौर पर भी जो लोग प्रयोग करते हैं वो हम कुछ प्रयोग नहीं करते। और ये जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे बचपन से कच्ची गोभी खाने में बड़ा अच्छा लगता था। मैं आपको सच कहता हूं, ऐसा स्वाद केमिकल वाली गोभी में कभी नहीं आ सकता। ये तो बात हुई फूल गोभी की। ये पत्ता गोभी आप देख रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं ये। और इन फूलों को भी जैसे पत्ता गोभी खाते हैं, ऐसे हम नेचुरोपैथ में और ऐसे घरों में भी ऐसे इसका पत्ता खाते हैं। इतना मीठा होता है। लोगों को असली सब्जियों का स्वाद ही नहीं पता। जहरीली शाक सब्जियां खा खा करके तन जहरीले हो गए हैं, मन जहरीले हो गए हैं, विचार जहरीले हो गए हैं। और मैंने कहा यह देश धार्मिक असहिष्णुता नहीं, वैचारिक और राजनीतिक असहिष्णुता का शिकार हो गया है। माने बाहर भी जहर और व्यक्ति के तन मन विचारों में जहर घुल गया है। इसलिए ये विश्व मुक्त कुदरती खेती का हमने अभियान शुरू किया। इससे हमारे खेत बंजर होने से बचेंगे, हमारी खेती ज़्यादा होगी और अच्छा अन्न खा करके हमारे देश के नागरिक स्वस्थ होंगे। और हमारे किसान भाई जो यूरिया डीएपी डाल डाल करके बर्बाद हो रहे हैं, वो किसान भी आत्महत्या करने से बचेंगे। स्वस्थ इंसान और समृद्ध हिंदुस्तान और किसान बनेंगे इस कुदरती खेती के रास्ते पर चल के। ये सामने ग्रामोद्योग के दूसरे भवन में है, जहां पर अलग अलग प्रकार के ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए, स्वावलंबन के लिए प्रकल्प चल रहे हैं। ये सामने मेरा आप देख रहे हैं मटर है, आंवले के पेड़ हैं, और पीछे ये आम का बाग है, मेथी है, धनिया है, और यहाँ हल्दी आम के पेड़ के नीचे बो रखी है। माने एक किसान कृषि, गोपालन, डेयरी उद्योग, शाक सब्जियां, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, तमाम प्रकार के जिन प्रकल्पों को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकता है, खुद स्वस्थ रह सकता है और देश को स्वस्थ रख सकता है, समृद्ध बना सकता है, वो सारा प्रकल्प पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ संचालित हो रहा है। और यहाँ पर हम निरंतर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, जिससे कि जो मॉडल हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसको वो अपने खेत में जा करके अप्लाई कर सकें। यहाँ उनको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, जिससे कि जैसे खेती यहाँ हो रही है वैसे वो कुदरती खेती अपने गांव में, अपने घर जा करके कर सकें। 5 जनवरी 1995 में पहला ट्रस्ट बना दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, और वहां से हमारी ये योग साधना, सेवा, संघर्ष की, पुरुषार्थ की यात्रा प्रारंभ हुई। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का यह आंदोलन विश्वव्यापी बना। तो सबसे पहला ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, उसके बाद में बना पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, फिर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, और उसके बाद भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, और फिर उसके बाद यह पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास। यूँ तो पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास की बहुत व्यापक गतिविधियां हैं। यहाँ गौशाला से लेकर के, कुदरती खेती से लेकर के, ग्रामोद्योग से लेकर के, ग्रामीण भारत के आर्थिक स्वावलंबन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकल्प हैं। हमारा संकल्प है स्वस्थ इंसान, समृद्ध हिंदुस्तान, और किसान को समृद्धि मिले और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को स्वास्थ्य मिले, उसके लिए कुदरती खेती, और किसान से जुड़ा हुआ पशु भी स्वस्थ रहे, क्योंकि जब तक पशु स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक
किसान समृद्ध नहीं होगा। और खेती जहरीले खादों से बचे। धरती माँ है, उसकी कोख में हम जहर ना डालें, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। और उससे फिर जो अन्न पैदा होता है, उससे फिर SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, BP, शुगर और लीवर किडनी फेलियर से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के न्यूरो प्रॉब्लम से लेकर के कैंसर जैसे प्राण घातक रोग हो जाते हैं, उनसे बचाने के लिए ये तमाम तरह के प्रकल्प चल रहे हैं। तो उसमें आपको गौशाला के बारे में, कुदरती खेती के अलग अलग प्रकल्पों के बारे में, फिर यहाँ से जो गोनाइल तैयार हो रहा है, गोमूत्र का अर्क तैयार हो रहा है, और विभिन्न ग्रामोद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समग्र विकास, अहिंसक विकास, सात्विक विकास, सबके लिए विकास, सबका विकास, और मनुष्य के लिए विकास और मनुष्य का विकास, ये विकास की व्यापक अवधारणा है हमारी। खैर, आज हम आपको पतंजलि में जो हम गायों को जो ये पशु आहार देते हैं, ग्रामोद्योग न्यास के द्वारा निर्मित दुग्धामृत, गोल्ड, सिल्वर, वैसे डायमंड भी होता है जो ज्यादा दुधारू पशु हैं उनके लिए, ऐसे 3 तरह का। यूरिया रहित पहली बार ये आहार निकाला। इसमें मिट्टी डाल देते हैं बहुत से लोग, और उसमें मिट्टी में, सैंड में मूल भूमिका होती है, कुछ एक चावल से बने हुए कुछ चीजें होती हैं, जैसे चावल का जो छिलका होता है उसको डाल दिया, उसमें सैंड ही होता है मैक्सिमम। फिर जो चारा डालते हैं पशुओं को, यहाँ जो गौशाला है पीछे, वहां हमने बहुत बड़ा चारा का गोदाम बना हुआ है, भूसा का। हरा चारा तो यहीं से अपने खेतों से पैदा करके देते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक होता है। उस चारे को छानने के लिए भी हमने छन्नी लगाई हुई, क्योंकि नहीं तो सैंड जाकर के उनके पशुओं के पेट में इकट्ठा हो जाता है, जो उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। खैर, तो हम आपको इन सारे प्रकल्पों के बारे में बताएंगे। पशुओं के लिए हमने 32 प्रो से लेकर के, गर्भांजलि से लेकर के, यकृतामृत, उनके पेट के लिए मल्टीविटामिन, उन पशुओं को जो न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है उसके लिए, शक्तिधारा, एनर्जी बूस्टर के तौर पर। कई बार जो है पशु की बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, पशु एकदम, जैसे कहते हैं ना, गांव की भाषा में बोलते हैं, पशु ठाण में बैठ गया, मतलब पशुओं में ताकत ही नहीं रहती। उसके लिए पतंजलि शक्तिधारा, एनर्जी बूस्टर, फिर ये मल्टीविटामिन और ये समृद्धि, ये हम अपनी गायों को भी देते हैं। इसका 5 किलो का भी पैकिंग है हमारे पास, और ये छोटा पैकिंग है। तो जो दुधारू पशु होते हैं उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति करने के लिए। फिर हम यहाँ जो अलग अलग प्रकार के जो खाद तैयार करते हैं, सलरी वाला खाद है, ये वर्मी कंपोस्ट है। खास बात यह है कि इसके अंदर लेड नहीं है, ये खास बात है। जो ऑर्गेनिक गोबर होता है उससे जो तैयार खाद होता है उसमें मरकरी डेवलप नहीं होता है। फिर ये नेडअप कंपोस्ट खाद है, और एक जो खाद तैयार करते हैं संजीवक खाद। फिर अलग अलग तरह के कीटनाशक, कंजादी कीटनाशक, हिंगादी कीटनाशक, निम्बादी कीटनाशक, खट्टी छाछ ताम्र पात्र में रखी हुई, इसी से ही बहुत से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और ये जो है बायोगैस सलरी जो है, ये अलग अलग तरह के 4 तरह के खाद। हाँ, ये बीजामृत जो है, जो भी हम सीड्स डालते हैं खेती में, उनको पहले बीज संस्कार इसको बोलते हैं। खैर, तो ये अलग अलग तरह के बीज, हमने बीजों का भी टोटा पड़ गया। हम कहते हैं देसी खाना। देसी खाने के लिए सबसे पहले तो देसी बीज होने चाहिए, देसी बीज, फिर देसी खाद, देसी कीटनाशक, और तब जाकर के देसी खाना होता है। फिर देसी घी, देसी दूध, ये सारी चीजें छूट गई, देसी दवा। तो ये जो स्वदेशी का अभियान बहुत व्यापक है, ये जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। खैर, तो हम इन सब के बारे में बताएं उससे पहले एक तथ्य की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा दुष्प्रचार करने में लगे हैं कि हिंदुस्तान में से तो गायें खत्म हो गई। बाबा जी, इतना गाय का घी कहां से ला रहे हैं, कितना, इतना दूध कहां होता है, इतना बटर कहां होता है। तो हमने, सरकार जो है, जैसे मनुष्य की जनगणना के आंकड़े तैयार करती है, ऐसे ही लाइफ स्टॉक सेंसेक्स है 2012 का, उसके आंकड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान में कुल देसी नस्ल की गाय हैं 8,92,23,773। और मैं चाहता हूं कि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। 8,92,23,773 देसी नस्ल की गायें हैं। शंकर नस्ल की गायें 3,37,60,60,460 हैं।
कुल गाय हिंदुस्तान में 12,98,42,233 हैं। और इन गायों से, शंकर नस्ल की गायों से 3,63,00,000 लीटर दूध तैयार होता है। देसी नस्ल की गायों से 1,27,00,000 लीटर तैयार होता है दूध, क्योंकि देसी नस्ल की गायों का दूध कम हो गया, जैसे मैंने पहले बताया, नस्ल खराब होने के कारण से। पतंजलि जैसी गाय हो तो वो मिनिमम हमारी गाय 10 किलो, नहीं तो 15 से 20-25 किलो तक दूध देती है, जैसे हमने आपको दिखाया, गाय भी दिखाई आपको। तो खैर, कुल दूध तैयार होता है इन गायों से 4,90,00,000 लीटर। इससे कुल जो घी तैयार होता है वो करीब 2,000 टन प्रतिदिन। अभी तो हम 10% में पहुंचे, अभी तो 200 टन ही आपको उपलब्ध करा रहे हैं। 2,000 टन तक हमारा लक्ष्य रहेगा, और इससे ज्यादा गायों की नस्ल सुधार करके और भी ज्यादा घी आपको उपलब्ध कराएं। विदेशों से हम तेल मंगाते हैं और घटिया प्रकार के मिलावटी घी खाते हैं। तेल को हाइड्रोजन डाल करके और जो है उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं, तो माने तेल का दाना बना करके हम सोचते हैं कि हमने घी खा लिया। खैर, घी के अंदर किस तरह से लोग पशुओं की चर्बी मिला देते हैं और 40 रुपए लीटर का पाम ऑयल मिला देते हैं, वो सब तो एक अलग प्रकार की बात है। ये तो मैंने थोड़े से आंकड़े आपको गायों के संदर्भ में दिए थे। अब मैं आपको ये कुदरती खेती का जो पूरा काम चल रहा है, जैसे कि हमने आपको गन्ने के बारे में बताया, तो गन्ना 400 क्विंटल से लेकर के 450 क्विंटल हमने पैदा किया गाय की गोबर और गोमूत्र से। यही जो है हमारा सैलरी का खास सबसे अच्छा है। फिर ये संजीवक और वर्मी कंपोस्ट सबसे बढ़िया सैलरी है। खैर, बाकी ये सारी चीजें अब आपको मैं बीजों के बारे में बताते हैं। देखो, ये पीछे आप लौकी देख रहे हो, ये लौकी इतनी बड़ी होने के बाद भी कच्ची रहती है, सबसे बड़ी खास बात ये है। फिर ये ऊपर पेठा है, एक तो ये जो सफेद पेठा होता है जिससे मिठाई बनते हैं, आगरे के पेठे बोलते हैं, तो जो पेठे की जो मिठाई बनती है सबसे शुद्ध होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, खाली चाशनी होती है, उसमें पेठे को डुबो देते हैं और इसका रस पीने से अर्थराइटिस, किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल तक की बीमारियां ठीक होती हैं। तो देसी पेठे की, पेठे में भी जो है वो शंकर बीज आ गए हैं। गायों के भी जैसे शंकर गाय होती है, ऐसे जो है पेठे में भी शंकर पेठा आ गया। तो पेठे की नस्ल 240 कुंटल प्रति एकड़ यील्ड इसकी आती है। 240 क्विंटल प्रति एकड़ की यील्ड हमने यहां से ली। हाँ, पिछले लगभग 10 सालों से हमारे डॉक्टर राजेश जैन जी हैं, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, सारी फसल का साइंटिफिक डेटा कलेक्शन रखते हैं, उसकी वीडियोग्राफी कराते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं, और पूरे एक एकड़ जमीन की क्या क्या उपज होती है वो पूरा का पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। ये जो है लौकी है, तुरई है, हाँ, हमारे जो है साइंटिस्ट महोदय ने पूरी जो है बीज जचा के रखे हुए थे। कोई बात नहीं, ये 3-3 फीट की ये कमर तक आ गई, देखिए। और बीज महाराज जी तैयार किए हैं, अभी अपने पास लगभग जो है 150 कुंटल बीज तैयार कर लिया है इसका। 150 क्विंटल? जी महाराज जी। तो 150 क्विंटल बीज तैयार कर लिया है ये लौकी का, और ये देसी बीज है। देसी बीज खाली इसी का नहीं, फिर गेहूं के देसी बीज के कलेक्शन है। फिर ये ऊपर आप देख रहे हैं ना बासमती चावल के। अब देखिए जो है ये हमारा बासमती चावल है, इतना जबरदस्त है जो है ये बासमती चावल है। इसका स्वाद अद्भुत है और इसका टेस्ट जो है ना, स्वाद भी और सेहत भी, माने इतना जबरदस्त है इसका अरोमा। और सबसे बढ़िया बात है, जब खाते हैं तो आपको लगता है आप देसी चीज खा रहे हैं और उससे आपको ताकत भी मिलेगी। रोग होने का तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, भी तो मिट जाएगा। 18 कुंटल महाराज जी इसका बासमती का ले चुके हैं, 18 कुंटल प्रति एकड़। और जो यूरिया डीएपी आदि डालते हैं उनका महाराज जी 15-14 चल रहा है, 14 भी नहीं आ रहा है आज। 1 एकड़ में 18 क्विंटल। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाय के गोबर, हमने कहा कि एक पशु से आप 1-2 पशु आपके पास हैं तो आप 8-10 एकड़ जमीन में खेती कर सकते हैं। 1-2 पशु तो किसान के पास होते हैं और 8-10 एकड़ से ज्यादा जमीन औसत किसी के पास होती भी नहीं। अब तो 2-2, 3-3 एकड़ के 5 एकड़ के भी किसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये कौन सा है? ये महाराज जी देसी चावल है। इसको जो है शुगर फ्री और डायबिटीज के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है, उत्तम। स्वाद में कैसा है? बहुत बढ़िया महाराज जी। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है महाराज जी, जो संगठन होते हैं उसमें स्टार्च इतने अच्छी प्रकार का है इसमें कार्बोहाइड्रेट कि वो शुगर जो है कंट्रोल कर देता है, मधुमेह का जो है। तो चावल खाने से लोगों का शुगर बढ़ जाता है, तो ये ऐसा चावल है जो शुगर को कंट्रोल करता है। ये इसकी फसल भी हमने पहले टीवी पर दिखाई थी। और जो है ये
खास एक बात बताना चाहता हूँ, बाकी और तो अलग अलग तरह के बीज रखे ही हैं, बासमती के अलग अलग बीज हैं। करेला का हमारा जिक्र करना चाहेंगे। करेला का बीज जो है ना काफी अभी हमारे पास लगभग जो है 3 कुंटल तक एकत्र कर लिया महाराज जी। 3 क्विंटल तक? 3 कुंटल, और ये 8 साल में तैयार हुआ महाराज जी। ऐसा बीज तो कहीं उपलब्ध ही नहीं हो सकता अपने। इसकी जो ईल्ड तो है, इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हो? महाराज जी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि हम जैसे अभी ये नीम के पत्ते आप देख रहे हैं महाराज जी, नीम के पत्ते हैं, राख है और हींग मिला देता हूँ, थोड़ी हींग रख देता हूँ, तो इसमें कीड़े नहीं लगते? कीड़े नहीं लगते महाराज श्री इसको, और जो है मॉइस्चर से बचा करके रखते हो। तो ये मकई से लेकर के देखिए, मक्का भी कैसे बहुत सुंदर सुंदर है मकई से, और मक्का इतना स्वादिष्ट है, और हर मौसम में यहाँ पर मक्का बोले थे हमारे राजेश जैन जी। तो मक्का है, भिंडी है, लोबिया है। जो है 35 से 36 कुंटल पर एकड़ हम निकालते हैं, जबकि लोग बोलते हैं कि बिहार में एक खरगो जगह है खगड़िया, तो खगड़िया की मक्का जो बताते हैं कि अब 30 कुंटल मुश्किल से निकलती है 1 एकड़ में, और हमारी 36-37 कुंटल पर एकड़ आ रही है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो हमारी जो फिलॉसफी थी, हमारी जो आइडियोलॉजी थी, हमने एक प्रिंसिपल बनाया, कम लागत ज्यादा उपज। तो मकई से लेकर के सब प्रकार के खीरा हैं, कद्दू हैं, सब प्रकार के सामक का चावल है, फिर जो है यहाँ पर सब साग सब्जियां, टमाटर, भिंडी और मटर। मटर जो आपको हमने दिखाए थे, तो ये मटर का बीज भी तैयार कर रखा है। ये देसी मटर है, और देसी बीज एक बहुत बड़ा ये अभियान है, बहुत बड़ा आंदोलन है। तो ये मटर बहुत सुंदर है। फिर ये क्या है? लोबिया है हमारा। ये लोबिया का बीज। तो ये लोबिया कई कलर का होता है, तो कलर हाँ कई तरह का है। ये सबसे अच्छा माना जाता है महाराज जी, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, इसलिए सबसे अच्छा। अच्छा, ये सबसे अच्छा लोबिया है। फिर ये जो है, ये गेहूं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां। कितनी प्रजातियां हैं अपने पास? यहाँ पर लगभग 30 पे, तो पूरा साइंटिफिक रिसर्च हम करते हैं, वैसे 42 प्रजातियां मेरे 42 प्रजातियां हमारे पास में हैं, और 30 का टोटल रिसर्च किया हमारा जी। पतंजलि चमत्कार करके हमारी ये प्रजाति है जो कि 24 कुंटल पर एकड़ ईल्ड दे रही है, बहुत आश्चर्यजनक। 24 क्विंटल जी महाराज जी। सामान्य रूप से गेहूं कितना हो जाता है? 17-18 कुंटल आ रही मैक्सिमम महाराज जी, वो भी पंजाब की सबसे अच्छी, पंजाब की लोग मानते हैं। पंजाब में भटिंडा है, वहाँ पर जो है और वो यूरिया डीएपी आदि डालते हैं। टोटल यूरिया डीएपी महाराज जी, न जाने कितना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उसमें यूज करते हैं इसके ऊपर। और एक खास बात आपको देखिए, ये जो अलग अलग गेहूं की प्रजाति तो है, ये मैं आलू के बारे में बताता हूँ। आलू कितना 1 एकड़ में पैदा कर लेते हैं हम लोग? 140 कुंटल हमने निकाला, जबकि 80-90 लोगों के हो पाते हैं। आगरा में सबसे अच्छा आलू आगरा का माना जाता है, उनका 90-100 मैक्सिमम 100 कुंटल 1 एकड़ में निकलता है। और हमारा जो तो आगरा में सबसे ज्यादा पैदावार करते हैं, तो कहते हैं वहां भी यूरिया डीएपी आदि डाल के 100 क्विंटल से ज्यादा पैदावार नहीं कर पाते हैं। और हमने कितनी की है? ये 140 कुंटल महाराज सर, ये सामने ही प्लॉट में लगाया था। ये पीछे जो खेत है अभी इसमें से निकाला है ये, और ये 140 कुंटल महाराज जी, और ये कुंटल का है। ऑर्गेनिक आलू है। अब ऐसा आलू, ये तो औषधि है, कंदमूल खा करके ऋषि मुनि जीते थे, तो ऐसे कंदमूल खाते थे, जहर लगे कंदमूल नहीं होते थे। फिर देखो अगला कंदमूल आपको दिखाते हैं, ये है मूंगफली। ये जबरदस्त है, इसका इतना मोटा मोटा दाना आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है। और ये जो है गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, वहां पर तो इतना मोटा मोटा बीज मिल जाएगा आपको, लेकिन इधर जो है इतने बड़े बड़े दाने। ये भी कितना हो रहा है 1 क्विंटल 1 एकड़ में? आया इस बार 23 कुंटल, स्टार्टिंग 9 कुंटल से की थी महाराज जी, 23 कुंटल पर एकड़ आ गई। तो ये 1 एकड़ में 23 कुंटल पर एकड़, 23 क्विंटल। और दाने आप देखिए। और इसका रिसर्च महाराज जी अब फरवरी में लगाते हैं, तब ये बहुत अच्छा आता है, क्योंकि लोग जो है अमूमन बरसात में लगाते हैं महाराज जी, उसमें बहुत ज्यादा बीड्स आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, मूंगफली का कंद गल भी जाता है। अगर फरवरी में लगाया जाए तो इसकी ईल्ड जो है, ये अभी जो हमने निकाली फरवरी मार्च में लगी हुई है। फरवरी मार्च में? फरवरी मार्च हम लोगों ने ये रिसर्च किया है, पिछले कई 4-5 सालों से लगातार दोनों सीजन में लगा रहे थे, मानसून में भी और इसमें। तो रिजल्ट सबसे अच्छा ये आया कि अगर आप फरवरी में लगाएं किसान बंधु, तो एक तो बीड्स बहुत कम आते हैं, इसमें दाना मजबूत पड़ता है। दाने देखो ना, अब हर एक के अंदर कितने मोटे मोटे दाने हैं। और 23 कुंटल 1 एकड़ बहुत अच्छी उपलब्धि है महाराज जी। तो राजस्थान में भी और गुजरात में भी इतनी अच्छी उपलब्धि नहीं है उनके यहाँ भी। मुश्किल से आजकल जो आ रही है तो 18 कुंटल, 19 कुंटल, 20 कुंटल से ज़्यादा नहीं आ पाता उनका अलग अलग। 20 कुंटल पर एकड़, हमारा 23 कुंटल तक निकल चुका है 1 एकड़ में। 23 क्विंटल मूंगफली, 24 क्विंटल गेहूँ, 18 कुंटल चावल, लगभग 150 क्विंटल, 140 क्विंटल आलू, 400 से 450 क्विंटल गन्ना, 18 क्विंटल चावल। और मिर्च कितनी पैदा की थी? मिर्च तो महाराज जी काफी, मेरा जो है 42 कुंटल हो गई थी, 42 कुंटल 1 एकड़ में।
1 एकड़ में 42 क्विंटल। बहुत रिकॉर्ड। यहाँ पे वो जो यहाँ पर कृषि विभाग है उसके मुख्य कृषि अधिकारी हैं, वो भी यहाँ डाटा उन्होंने मांगा, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि तो सरप्राइज बीज मांग रहे थे। मैंने कहा बीज हम अभी नहीं देंगे, हम किसानों के लिए रखे हैं, उनको ही देंगे हमें भी। तो वो बीज भी हमारे एक साधक कार्यकर्ता हैं तेलंगाना से एक मिर्ची लेकर के आए थे। क्या नाम रखा था उन्होंने? उसको दुर्गा नाम दे दिया था, बहुत तीखी थी महाराज जी। बहुत तीखी थी तो बोला दुर्गा नाम दे दिया ऐसे उन्होंने। तो ऐसे हमारे बहुत से कार्यकर्ता बीज ला करके हमें देते रहते हैं, देसी बीजों के कलेक्शन का, टमाटर का बीज, गाजर का बीज, मटर का बीज, सब तरह के बीज, बाजरे के अलग अलग जो देसी बीज हैं। भिंडी का है महाराज जी, जैसे भिंडी का अब इतनी लंबी लंबी भिंडी आप देखिए, उसका स्वाद टेस्ट भिंडी महाराज जी, ये हमारी पतंजलि भिंडी है। ये जो है मोस्टली त्रिपुरा और सिक्किम में सबसे अच्छी भिंडी मानते हैं, त्रिपुरा और सिक्किम में महाराज जी उगाते हैं। बोलो बीज बेसिकली मैंने वहीं से कलेक्ट किया हुआ। अच्छा, त्रिपुरा और सिक्किम से महाराज जी, और लगभग 8 साल इस पर काम करके अब तो वो लोग आते कहते हैं तो बीज बहुत अच्छा होगा, हमें थोड़ा रिटर्न दे दो, दे भी देते महाराज जी उनको। तो ये अलग अलग प्रकार से, अब यदि इसके बारे में पूरी बात करें तो बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि करोड़ों लोगों के सहयोग से, समर्थन से, भगवान के अनुग्रह से पतंजलि में जो विभिन्न प्रकार का पुरुषार्थ चल रहा है, साधना, सेवा और अनेक दिशाओं में ये जो संघर्ष की यात्रा चल रही है, तमाम अवरोधों के बाद, प्रतिकूलताओं के बाद, वो इसके इतने पहलू हैं, हम एक एक पहलू के बारे में बात करें तो कई कई दिन लग जाएं। जैसे 7 दिन में भागवत कथा, 9 दिन में राम कथा आदि करते हैं, तो हम पूरी आपको कथा सुनाएं, पूरा ये जो प्रोसेस है एक एक चीज को उसको बताएं। अभी जैसे दुग्धामृत हमने पशु आहार इसलिए बनाया, गवर्नमेंट की तरफ से 2% यूरिया डालने की छूट थी, लोग प्रोटीन के लिए यूरिया डाल देते थे। 4% लोग दूध में यूरिया मिला देते, अरे यूरिया से ही दूध बनने लग गया, अब कहां तक आप बचाएंगे? तो इसलिए हमने ये कमाई करने के लिए नहीं, ये कमाई करने के लिए हमने काम नहीं शुरू किया, बल्कि जो है अब यूरिया खा करके पशुओं के शरीर में एसिड हो जाता है, उससे फिर वो गाभिन नहीं होते, नए दूध नहीं होते, गाभिन होते हैं तो ठहरते नहीं, जो है बार बार गर्भ उनका स्खलित हो जाता है। तो दुग्धामृत से लेकर के, गर्भांजलि से लेकर के, 32 प्रो समृद्धि से लेकर के सारी पशुओं की औषधियां भी अब हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आखिर वो मूक प्राणी कुछ बोल नहीं पाते। जो भी कृषि के बारे में रुचि रखते हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं और जो चाहते हैं कि देश के लोगों को शुद्ध आहार मिले, क्योंकि शुद्ध आहार और शुद्ध विचार ही स्वस्थ, समृद्ध और पवित्र जीवन का आधार है। आखिर हमें आने वाले अपनी नस्लों को बचाना है। जिस तरह से मैं जन्मजात कैंसर की बीमारी देख रहा हूं, माने अभी शिशु पैदा हुआ है और उसको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, माने जेनेटिक बीमारियां जिस तरह से हो रही है और जन्मजात बीमारियां जिस तरह से हो रही है, लोग अपंग पैदा हो रहे हैं, उन सब के लिए जरूरी है कि हमें वापस ऑर्गेनिक फूड को अपनाना पड़ेगा, वापस हमें नेचुरल एग्रीकल्चर, हमें जो है पॉइजन फ्री, विषमुक्त, सेंद्रीय, नैसर्गिक, प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। और उसका उपाय है गोधन की रक्षा करें, पशुधन की रक्षा करें, और गाय बचेगी, देश बचेगा, धर्म बचेगा, हम बचेंगे। तो बहुत सारे प्रकल्प पतंजलि के विभिन्न सेवा अनुष्ठानों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। उसमें से हमने आज एक बड़े प्रकल्प से आपका परिचय कराया, जो पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के द्वारा चल रहा है। स्वस्थ हिंदुस्तान हो, इसके लिए ये सारी सेवा योजना चल रही है। इनके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि करंजादी कीटनाशक कैसे तैयार करते हैं, हिंगादी कीटनाशक, निम्बादी कीटनाशक, और ये सारे किस तरह से इसका प्रोसीजर है। किसानों के लिए हम यहाँ ट्रेनिंग रखते हैं। आगे हमारा विचार है कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चलती रहे, अभी तो बीच बीच में चलती थी, जिससे कि हम इस धरती माता को, इस भारत माता को बचाएं, माँ की कोख में हम जहर न डालें और विश्व मुक्त कृषि को अपनाएं। लोगों में भ्रांति है कि हम यदि ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर देंगे, कुदरती खेती करना शुरू कर देंगे, तो हमारी उपज कम हो जाएगी, हम समृद्ध नहीं हो पाएंगे, हमें घाटा हो जाएगा, आपके खेत बर्बाद हो रहे हैं, ज़मीन बंजर हो रही है, आप बर्बाद तबाह हो रहे हैं यूरिया डीएपी खरीद के, कीटनाशक खरीद करके। और फिर जब यूरिया और डीएपी से जो आप फसल पैदा करते हैं, उससे खा करके लोगों को
कैंसर जैसी और भी जेनेटिक भयंकर बीमारियां हो रही हैं, उसका भी पाप तो आपको आखिर लगेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि हम कुदरती खेती को अपनाएंगे, अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, इस भारत को स्वस्थ बनाएंगे और ये जो जहरीली खेती है इससे अपने आप को और इस देश को बचाएंगे। एक बात की और मैं देशवासियों का जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जैसे दिव्य फार्मेसी में, पतंजलि आयुर्वेद में जो भी नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती हैं, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक्स तैयार होते हैं, उनके ऊपर वर्षों तक हम अनुसंधान करते हैं। ऐसे ही ये जो पशुओं के लिए हम चाहे दुग्धामृत पशु आहार बना रहे हैं, चाहे वो गर्भांजलि तैयार कर रहे हैं 32 प्रो या समृद्धि मल्टीविटामिन, शक्तिधारा एनर्जी बूस्टर, यक्तामृत, ये जो है मल्टीविटामिन और तमाम तरह के जितने भी पशुओं के हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, फिर अपनी गायों के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं। और हमारी गायों को जो हम ये समृद्धि कैल्शियम आपको दे रहे, वो अपनी गायों को देते हैं। वही पशुओं का चारा, पशु आहार अपने यहाँ के पशुओं को खिलाते हैं। और जब उनका 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 किलो दूध होता है, तो उसके आधार पर हम आपको ये पशु चारा, पशु आहार उपलब्ध कराते हैं। और इसके दो बड़े पहलू हैं, एक पशुओं का जेनेटिक स्ट्रक्चर और दूसरा पशुओं की डाइट, आहार। ये दोनों चीजें ठीक होंगी तो निश्चित रूप से हमारी हिंदुस्तान की जो गाय है वो वापस 15, 20, 25, 30 किलो दूध देने वाली होगी। और फिर लोग उनको कत्रखानों में नहीं भेजेंगे, बल्कि उस गाय की पूजा भी करेंगे। और उस गाय से जो दूध, घी, मक्खन आदि हम लेंगे, उससे हमारे बच्चे बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, महान बनेंगे।